हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। मैं सुमित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे इंडियन टेस्ट टीम के दौरे की, जो कि वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा जुलाई के महीने में। तो हम ये देख उस बारे में बात करेंगे कि आखिर इंडिया का क्या स्क्वाड होना चाहिए टेस्ट के लिए, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट दिया जा सकता है, और ऐसे कौन से नए प्लेयर्स हैं जिनको शायद इंक्लूजन हो सकता है इस स्क्वाड में। तो अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, आज के सेशन में। तो आपको क्या धन्यवाद लगता है सुमित जी। कि क्या कैसे देने वाला है इंडिया का स्क्वाड? अगर हम अब बात करें तो एक नया WTC साइकिल शुरू होगा इस साल। अब हम वो नहीं करना चाहेंगे जो हमने दो पिछली बार दो साइकिलों में गलती करी है। हम दोनों बार फाइनल तक पहुंचे और दोनों बार फाइनल में हम हारे हैं। मतलब हमने देखा जाए कुल मिला के तो हमने एक अच्छा क्रिकेट भी खेला, इस समय अच्छा खेल खेला है हमने कि हम फाइनल तक पहुंचे दोनों साइकिलों की। लेकिन अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस फाइनल को ट्रॉफी में कन्वर्ट करें। हम हर बार फाइनल में जाके नहीं हार सकते। तो अब कुछ चेंजेस मेरे ख्याल से जरूरी है टीम में, क्योंकि अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है और एक नई टीम आए। और इस बार उम्मीद जरूर यही करेंगे कि इस बार भी हम जीते, इस बार तो जीते ही जीते फाइनल तक पहुंच के। तो जी। अब टीम तो मेरे ख्याल से रेस्ट लेने की तो मुझे लगता नहीं रेस्ट किसी प्लेयर को देना चाहिए अभी, क्योंकि इतना इतना अभी खेले भी नहीं है, अभी रेस्ट में ही है। आईपीएल खेले तो आईपीएल के बाद सीधा एक मैच खेले हैं बस, WTC फाइनल का। तो रेस्ट जी। लेना तो किसी प्लेयर का मुझे लगता नहीं है बनता है अभी। और जहां तक टीम की बात करें तो मैं एक ऐसा प्लेयर जरूर टीम में देखना चाहूंगा जो वापसी करे टीम में, वो है हार्दिक पांड्या। जी। हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में वापसी करनी चाहिए, क्योंकि वो टीम को एक बैलेंस देंगे। बीच में एक टीम को बैलेंस रहेगा कि हमारे पास एक ऑलराउंडर रहेगा जो जरूरत के वक्त आपको बैटिंग से रन बना के भी देगा, और आपको बॉलिंग की भी जरूरत होगी तो वो आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या को मैं इसमें इस बार टेस्ट साइकिल में देखना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी समय से टेस्ट नहीं खेले हैं, लेकिन अब मुझे लगता है अब समय आ गया है कि उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। और मेरा ख्याल से हार्दिक पांड्या का हमेशा से ही एक फिजिकल इशू रहा है इंजरीज को लेके, क्योंकि उनके जो बैक प्रॉब्लम्स हमेशा ही एक सामने निकल के आता है जब भी वो थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं। क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा कि हार्दिक पांड्या ने इतनी कुछ खास बॉलिंग करी नहीं थी पूरे टूर्नामेंट में। और लास्ट के कुछ मैचेस में और स्टार्टिंग में उन्होंने बॉलिंग करी थी, लेकिन मिडिल फेज में उन्होंने कोई बॉलिंग खास तौर से की नहीं। और अगर हार्दिक पांड्या की हम बात करें एज ए ऑलराउंडर टेस्ट टीम में, तो मेरे ख्याल में जे अभी ऑलरेडी अश्विन और जडेजा है, अक्षर पटेल है, जो ऑलराउंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। और खास करके इंडिया अगर इंडियन मतलब कि सब कॉन्टिनेंट्स में खेलता है, तो मेरे ख्याल में शायद ही कहीं हार्दिक पांड्या का उसमें कहीं प्लेस बनेगा। अगर हम कहीं सेना कंट्रीज में जाते हैं, ओवरसीज कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो वहां पे हाँ हम एक तरीके से देख सकते हैं कि हम हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन ले सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम हार्दिक पांड्या को किन के प्लेस पे खिलाएंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने अच्छे विकेट्स भी निकाले हैं, रन्स भी बनाए हैं इंडिया के लिए। तो आप उनको किसकी जगह खिलाना चाहेंगे अगर हार्दिक पांड्या? अगर हम सेनास कंट्री की बात करें तो अभी जैसा कि हमने देखा फाइनल में कि हमारे पास मेन पेसर सिर्फ दो ही थे। उमेश यादव, वो सॉरी उमेश यादव को तो हमने एकदम ही खिलाया था, क्योंकि मेन पेसर हमारे दो ही थे जो काफी समय से खेलते हुए आ रहे थे, वो थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। तो हमें डेफिनेटली एक पेसर की जरूरत है सेना कंट्रीज के लिए। और अगर वो ऑलराउंडर के रूप में मिले तो और भी अच्छा है टीम के लिए, क्योंकि वो बैलेंस्ड टीम जी। को मिलेगा जिसे हम और अच्छा कर सकेंगे। तो हार्दिक पांड्या की, आपने जैसा कहा कि सेनास कंट्री में तो जगह बनती ही बनती है, क्योंकि पेसर हमें चाहिए ही चाहिए। अब बात रही एशिया की, तो एशिया में उनकी जगह, हाँ आप सही कह रहे थे कि एशिया में तो इतनी जगह नहीं बनती उनकी स्क्वाड में, क्योंकि जडेजा है, अक्षर पटेल है और अश्विन,
तीनों ही अच्छे ऑलराउंडर है हमारे पास, वो भी स्पिन के। जब हमें पता है कि एशिया में स्पिन ही चलता है, तो एशिया में तो उनका जगह नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ सेनास कंट्री के लिए वो जरूर आएंगे, आने चाहिए टीम में। और किन के प्लेस पे उनको आप देखेंगे अगर वो सेना कंट्रीज में लिए जाते हैं या जो भी स्क्वाड में अगर शामिल होते हैं? सेनास कंट्री में मैं देखना चाहूंगा, मेरी रोहित शर्मा और गिल तो ओपनिंग पेयर है ही है। फर्स्ट डाउन अभी पुजारा आ रहे हैं, तो पुजारा भी बने ही रहेंगे टीम में। अभी उन्होंने काफी अच्छा खेला है। मैं अभी उनकी बातें भी चल रही है उन्हें ड्रॉप करने के लिए, बहुत सी बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है उनके खिलाफ कि अब उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता अभी उन्हें ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें पता है। और टेस्ट में हमें शायद ऐसा एक खिलाड़ी चाहिए भी जो एक साइड से टिक के खड़ा रहे। तो पुजारा की मुझे लगता है अभी जगह बनती है टीम में। और रहे विराट कोहली है, और मैं स्क्वाड में एक बैलेंस चाहिए, तो हार्दिक पांड्या। और मैं कीपिंग में कहूंगा, विकेट कीपिंग में आपको और भी ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। जब तक ऋषभ पंत नहीं है, ऋषभ पंत थे एक तो अटैकिंग जब तक, बैट्समैन की जरूरत है हमें विकेट की। जी हमें एक विकेट कीपर बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। अब जैसा कि बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से रिद्धिमान शाह को तो बाहर कर ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता वो उनकी तरफ देखेंगे अब। उनकी तरफ तो वो देखेंगे नहीं अब। तो केएस भारत बचे, और भारत के साथ एक और ले सकते हैं। भारत के साथ वो चॉइस रहेगी कि भारत के साथ किसको लेके जाए, क्योंकि ईशान किशन है, लेकिन हम उनका भी परफॉर्मेंस देखे। टेस्ट में शायद उन्हें इतने मौके नहीं मिले अभी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखे अभी टी20 डोमेस्टिक में में भी आई। देखा जाए, डोमेस्टिक सर्किट में अगर देखा जाए तो ईशान किशन ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे उनको जी जी, वहां पे टेस्ट क्रिकेट में उनको ही जो टेस्ट प्लेस बने क्रिकेट में। आगे। तो मेरे ख्याल में अभी विकेट कीपिंग में इंडिया के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है फिलहाल, अगर ऋषभ पंत के पीछे अगर किसी और को देखा जाए। जी जी, अभी कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। और तो मैं तो यही कहूंगा कि एक्सपीरियंस को लेके जाएं। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो रिद्धिमान शाह को टीम में ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो कीपिंग तो बिल्कुल लाजवाब करते हैं। वो कीपर तो बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल। बस। अब बैटिंग भी उन्होंने इस आईपीएल अच्छी करी थी, ऐसा नहीं है आईपीएल में अच्छी नहीं करी थी। तो रिद्धिमान शाह क्योंकि को ऐड करना चाहिए। पिछली दोनों आईपीएल रिद्धिमान शाह की अच्छी रही है अगर एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन देखी जाए तो। जी जी, और मैं ये भी कि अगर आप फाइनल जैसे मंच पे जा रहे हैं, तो आप, अगर आप सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि रिद्धिमान शाह को फाइनल में लेके भी जाना चाहिए था। उनकी जगह बनती थी, और उन्हें बिल्कुल। उनका खेलना बनता था, क्योंकि जिस तरीके से बॉल सेनास कंट्री में स्विंग होती है, तो और हमने रिद्धिमान शाह को कीपिंग करते हुए बहुत अच्छे से देखा है कि वो कितनी लाजवाब कीपिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हें तो फाइनल भी लेके जाना चाहिए था और खिलाना भी चाहिए था। क्योंकि जब जब से ऋषभ पंत इंजर्ड हुए और लोगों ने काफी इस बात पे चर्चा भी हुई थी, जब फाइनल खेलने का टाइम आया तो कई लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि जैसे कि रिद्धिमान शाह का इंक्लूजन होना चाहिए डब्ल्यूटीसी फाइनल के स्क्वाड में। क्योंकि रिद्धमान शाह एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलरेडी वहां पे सेना कंट्रीज का एक्सपीरियंस है उनको, वहां पे वो खेल चुके हैं, उनको पता है कि बॉल कितनी स्विंग होती है, कितनी सीम होती है, कब कितना मूवमेंट होगा। और वहां पे बैटिंग का भी उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो हर कोई चाह रहा था कि रिद्धमान शाह का इंक्लूजन हो, लेकिन उसकी जगह पे केएस भरत और ईशान किशन को शामिल किया गया। तो एक तरीके से वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोची गई, और हो सके उसका खामियाजा भी भुगता इंडिया ने, क्योंकि केएस भारत ने कुछ परफॉर्म किया नहीं अपनी बैटिंग से ऐसा कुछ। तो मेरे ख्याल में ये कुछ सोचने के पॉइंट्स हैं अगर देखा जाए। और अगर डब्ल्यूटीसी साइकिल की पूरा हम देखें तो उस हिसाब से हमें ऋषभ पंत की बहुत ज्यादा जरूरत है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इस साइकिल में, क्योंकि अभी फिलहाल उनके अलावा और कोई नहीं प्लेयर है जो उनकी प्लेस को भर सके टेस्ट क्रिकेट में। और रही बात हार्दिक पांड्या की, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या 100% फिट है तो वो एज अ थर्ड सीमर इंडिया में खेल सकते हैं उमेश यादव की जगह। एज अ थर्ड सीमर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के बाद अगर कोई थर्ड पेसर बनता है तो वो वहां पे हार्दिक पांड्या उसको उस जगह को भर सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो 140 प्लस स्पीड की बॉल भी कराते हैं, ऊपर से बैटिंग में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे देते हैं।
और एज ए ऑलराउंडर अगर सेना कंटेंट देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर को हम तब भी खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो बैटिंग ऑप्शन भी मिलेंगे और दो बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिलेंगे यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। और हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि हमें एक और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा पेसर का, क्योंकि हम हमेशा इन दोनों पे ही डिपेंड नहीं रह सकते, सिराज और समी पर। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक चोटिल होता है, जो ना होए कभी, हम तो यही चाहेंगे कि दोनों खेले, लेकिन अगर कोई भी चोटिल होता है तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं है इनका इस समय, क्योंकि और किसी से पिछले कुछ टाइम से हम लोगों ने ये देखा भी है कि जो हमारा फास्ट बॉलिंग का जो पूल है उसमें कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब दिखते नहीं है, या कुछ उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है। क्योंकि हम अगर बात करें फास्ट बॉलिंग में तो मेरे ख्याल में सिराज और सामी के अलावा बुमराह और इनके अलावा उमेश यादव, इनके अलावा और कोई बॉलर दिखता नहीं है कि आखिर और कौन सा प्लेयर हो सकता है फास्ट बॉलिंग में जो इन लोगों की जगह, अगर ये इंजर्ड हो जाए तो इनकी जगह कोई शामिल हो सकता है। आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो शायद इस साइकिल में इंडिया के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं किसी न किसी सीरीज में? और मेरे ख्याल से अब वक्त भी आ गया है कि नए बॉलरों को मौका भी दिया जाए एक एक करके। क्योंकि और मैं ये देखता हूँ कि अगर हमें एक लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए ही चाहिए, लेफ्ट आर्म पेसर हमें एक चाहिए ही चाहिए, इंडिया को उसकी नीड है। और उसके रूप में हमारे पास दो तीन ऑप्शन है जो हमें आईपीएल से भी मिले भी है। बीच में नटराजन आए थे, फिर वो चोटिल हुए, वो भी बाहर हो गए। अभी जयदेव उनाडकट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें खेलने का इतना मौका नहीं मिला है। जी। तो एक पेसर की कमी तो इंडिया को है। जब तक बुमराह ठीक होके नहीं आ जाते हैं, जब तक किसी ना किसी को अब ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे लग रहा है एक को, अब मुझे लगता है हाँ एक चीज और, कि ये आईपीएल ईशांत शर्मा खेले। ईशांत शर्मा की वापसी हुई और मुझे लगता है उन्होंने काफी ठीक भी करा, इस आईपीएल में अच्छा करा। तो क्या बीसीसीआई उन्हें इतनी तवज्जो देगी कि उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करेगी? देखना ये है। अगर अगर बात करें ईशांत शर्मा और जयदेव उनादकट की, दोनों ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं। जी जी जी। काफी टाइम से ये डोमेस्टिक सर्किट में कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक चांस इन लोगों को इस साइकिल में और देना चाहिए और कंटिन्यू चांसेस देने चाहिए उनक्कट और ईशांत शर्मा को। और जी जी उनक्कट की खास तौर पे इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एक अच्छी लेंथ को हिट करते हैं, एक अच्छी लाइन पे मारते हैं। और अगर बैटिंग की बात करी जाए तो बैटिंग में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उन्होंने काफी सौराष्ट्र को काफी टाइम अपने जी कैप्टनसी जी। में, सौराष्ट्र को कई बार चैंपियन भी बनाया उन्होंने। अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी कैप्टनसी भी की। तो मेरे ख्याल से जयदेव उनडकट का इंक्लूजन जरूर बहुत जरूरी है इस साइकिल में। और अगर हम फास्ट बॉलिंग से हट के बात करें तो बैटिंग में आप क्या देखते हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली को किसी को इसमें रेस्ट देना चाहिए क्या इस टूर पे? क्योंकि कंटिन्यू ये प्लेयर हमारे मेन प्लेयर हैं और कंटिन्यू खेलते ही आ रहे हैं इतने टाइम से। और अब जाके इन लोगों को एक महीने का थोड़ा सा टाइम मिला है वेस्ट इंडीज टूर से पहले। तो आप क्या देखते हैं, वेस्ट इंडीज टूर में इन्हें रेस्ट चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि ये अब हम नई नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो नई साइकिल को एक अच्छी स्टार्ट दे के हम शुरू करना चाहेंगे। जीत के, हम ये सीरीज जीत के इस साइकिल को अच्छे से शुरुआत देंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी को रेस्ट, तो मेरे देखिए आईपीएल खेले थे ये लोग, आईपीएल के बाद इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला, ना उसके बीच और ना उसके बाद अभी अभी कहीं नहीं गए। तो मेरे ख्याल से, और जैसा कि हाँ ये भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल भी नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो हाँ शायद उसे देखते हुए, मैं कहूँगा वर्ल्ड कप को देखते हुए शायद रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस समय वर्ल्ड कप में ज्यादा जरूरत है, ओडीआई वर्ल्ड कप में इन लोगों की। किस टूर के बाद इंडिया को एशिया कप में खेलना है, एशिया कप के बाद मेरे ख्याल जी से जी फिर डायरेक्टली वर्ल्ड कप में एंट्री होगी। हो सकता है उसके बीच में कोई एक आध सीरीज हो जाए, लेकिन उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट टूर भी है इंडिया के स्टार्टिंग के लिए। और देखा जाए तो इन मेन प्लेयर्स के लिए तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनको एक तरीके से फ्रेश रखें और ये टूर्नामेंट, आगे के टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करें, इंडिया को आगे लेके जाए। तो आप एक मान के चलिए कि अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई भी, सपोज
अगर रोहित शर्मा को इस सीरीज से, टेस्ट सीरीज से रेस्ट दे दिया जाता है, तो आप किनको देखते हैं कि जो रोहित शर्मा के प्लेस पे खेल सकते हैं? और रोहित शर्मा अगर जाते हैं तो उनकी जगह कैप्टनसी कौन कर सकता है इस टीम की? तो रोहित शर्मा जाएंगे तो हमें एक ओपनर चाहिए होगा जो गिल के साथ आ सके। तो मैं ओपनर के तौर पे तो इस समय यशस्वी जायसवाल को ही देखता हूँ, क्योंकि उनका आईपीएल बहुत बेहतरीन आईपीएल गया है ये। तो और हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी होगा, जो हम मेरे ख्याल से जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे इतने लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है। तो एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी जुड़ेगा जायसवाल के रूप में। और मेरे ख्याल से अब वक्त तो है चेंजेस करने का। तो जिस तरीके से उनका आईपीएल गया है और वो फाइनल में भी टीम के साथ जुड़े थे, तो अब धीरे धीरे करके नए नए प्लेयर्स को चांस देना तो बनता ही बनता है। और मुझे लगता भी है कि जायसवाल अच्छा करेंगे, चाहे एशिया में हो चाहे सेनास कंट्री में हो। जायसवाल अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और उन्हें चांस भी देना चाहिए। और हमें एक क्योंकि लेफ्ट। जायसवाल की अगर बात करें तो वो पिछले 2-3 साल से सारे ही टूर्नामेंट्स में, डोमेस्टिक में, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो या रणजी हो या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, आईपीएल, हर किसी में उन्होंने परफॉर्म किया और हर टूर्नामेंट में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई। तो उन्होंने प्रूव भी किया अपने आप को 2-3 सालों में उस हिसाब से कि हाँ, एक तरीके से वो रेडी है एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बनने के लिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल वो रेडी हैं, और उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय से, वो शानदार रहा है। और हम ये भी कहेंगे कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हमें अपनी लाइनअप पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम अगर रविंद्र जडेजा को हटा दे तो मुझे नहीं लगता कोई फाइनल में और कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन था हमारे पास। तो और कैप्टनसी के लिए आप किसको देखते हैं अगर रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट को स्किप करते हैं? कैप्टेंसी के लिए मैं देखता हूँ, जैसा कि हमारी पहले ही बात हुई थी, कि अब मुझे लगता है कि टेस्ट में कैप्टेंसी चेंज भी होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। जी। तो हमारे पास एक ही विकल्प मुझे लगता है, एक ही चॉइस है इस समय, वो है अश्विन। अश्विन से बेहतर गेम को कोई नहीं समझता मुझे लगता है। अश्विन एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, और हमने उन्हें काफी लंबे समय से देखा है खेलते हुए, कि वो किस तरीके से अपनी बॉलिंग में किस तरीके की फील्ड लेते हैं। उन्हें पता है कि मैं किस बैट्समैन को कैसे आउट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है वो बेटर है। अब मुझे लगता है वो तैयार होंगे इस, अगर उन्हें कैप्टेंसी का मौका भी मिलता है तो मुझे लगता है वो तैयार होंगे इसके लिए। आर अश्विन की अगर देखा जाए तो उनको कैप्टनसी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कुछ मैचेस में पहले कैप्टनसी की थी, जिसके बाद में उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि आर अश्विन कितने ही एक क्लेवर बॉलर और स्मार्ट बॉलर है। और वो कैप्टनसी भी मेरे ख्याल में उतना ही बखूबी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं कैप्टनसी का रोल भी, क्योंकि वो जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो हमेशा एक प्लान के साथ हमेशा आते हैं जब भी गेम खेलने आते हैं। तो अगर कैप्टनसी में देखें तो हो सकता है कि वो हर एक बैट्समैन के लिए एक गेम प्लान अलग से लेके आए और उसको एग्जीक्यूट करने में उस तरीके से वो शायद अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो अश्विन एक टैक्टिकल माइंडसेट से हमेशा आते हैं। तो अगर वो एक राइट चॉइस हो सकते हैं अगर इंडियन टीम कैप्टन की बात करी जाए इस साइकिल में, अगर रोहित को अगर कोई रिप्लेस कर सकता जी जी बिल्कुल, अगर रोहित शर्मा को कोई रिप्लेस कर सकता है इस वक्त तो वो आर अश्विन ही है। और हमने है। काफी बार क्योंकि देखा अगर है कि अश्विन कितने प्लानिंग के साथ बॉल करते हैं। वो अपनी फील्ड भी लेते हैं तो वो बिल्कुल वो बैट्समैन को देख के अपनी प्लानिंग करते हैं कि मुझे किस बैट्समैन के लिए क्या फील्ड चाहिए। तो प्लानिंग करते हुए हमने उन्हें देखा है, तो एक मौका मुझे लगता है, एक मौका उन्हें कैप्टेंसी के तौर पर भी देना चाहिए हमें देखने को, क्योंकि वो इतने लंबे समय से खेलते आ रहे हैं ये गेम। मुझे लगता है उनसे, और इस समय उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है इंडिया के पास टेस्ट टीम की कमान संभालने के लिए। शायद एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ना दे, क्योंकि अश्विन का करियर अब इतना लंबा नहीं होने वाला आने वाले समय में। लेकिन वो ये साइकिल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। एक मौका तो उनका बनता ही बनता है मुझे लगता है, कि एज ए कैप्टन हमें उन्हें देखना ही चाहिए।
अगर अश्विन को देखा जाए तो आज तक उनका अगर पूरा करियर उठा के देखा जाए तो उन्होंने उन्हें आज तक कोई इंजरी भी नहीं हुई है, कोई इंजरी का इशू भी नहीं रहा है, ना कोई फिजिकल रिलेटेड कोई भी इशू रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन इतनी जल्दी रिटायर होने वाले हैं हाल फिलहाल के दिनों में। तो मेरे ख्याल से अभी वो थोड़ा और खेल सकते हैं, 2-3 साल या 3-4 साल अभी थोड़ा अपने करियर में और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम देख भी सकते हैं कि अश्विन को इस समय कोई ऐसा बॉलर है भी नहीं जो उनके पीछे हो और जो तैयार हो, रेडी हो अश्विन को रिप्लेस करने के लिए इस समय टीम में भी। तो अश्विन के अभी 3-4 साल मुझे एकदम सिक्योर लगते हैं कि वो अभी आगे और खेल सकते हैं। और अगर कैप्टन के रूप में देखें तो हाँ, कैप्टन भी उनको बनाया जा सकता है। और उनके अंडर में हम केएल राहुल को तैयार कर सकते हैं एज ए कैप्टन के लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमने पहले भी देखा जब सौरव गांगुली ने और या राहुल द्रविड़ ने जब रिटायरमेंट ले लिया था तो उसके बाद अनिल कुंबले उस समय रिटायरमेंट के पीरियड चल रहे थे लेकिन उनको कैप्टन बनाया गया टेस्ट टीम का। और अनिल कुंबले ने अपने ही पीरियड में एमएस धोनी को एक तरीके से ट्रेन करके भी दिया कि फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं। तो यही रोल आर अश्विन केएल राहुल के लिए भी दिखा सकते हैं कि हाँ, मैंने एक आगे के लिए फ्यूचर कैप्टन तैयार किया है अपने पीरियड में, अपनी कैप्टनसी में। ये तो है कि हमें हमें आने वाले टाइम में एक कैप्टन की भी जरूरत है ही है। हमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेयर को उभारना होगा। और हमने बिल्कुल। पिछले टाइम देखा कि सौरव गांगुली के टाइम में हमने धोनी को देखा, धोनी के टाइम में विराट कोहली को देखा। अब बारी है हमें कोई नया कैप्टन ढूंढने की भी, क्योंकि रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। लेकिन और अभी खेलेंगे भी, ऐसा नहीं है ये लोग नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो जरूर, अभी बहुत समय है इन लोगों के पास। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस तो रखने ही पड़ेंगे। तो रोहित वही शर्मा है। जब कैप्टन बने थे तो हर कोई यही सोच रहा था कि हाँ, केएल राहुल इनके उत्तराधिकारी जरूर बनेंगे क्योंकि केएल राहुल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी उसमें। और लेकिन कुछ टाइम से देखा जाए तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस भी गिरी है और उनके कुछ इश्यूज भी हुए हैं उसको लेके। तो अब उसी के साथ साथ उनकी करेंसी के ऊपर भी खतरा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि राहुल की इतनी एज भी नहीं है, अभी भी वो इंडियन टीम को 3 से 4 या 5 साल इंडियन टीम को लीड कर सकते हैं एज ए कैप्टन, अगर उनकी परफॉर्मेंस और कोई इंजरी इशू ना रहा। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी देखा था कि उन्होंने वो सीरीज में कैप्टेंसी की भी थी इंडिया के लिए टेस्ट में, जी। जो इंडिया सीरीज हार ही था। और आप कैसे देखते हैं सरफराज खान को? देखा जाए सरफराज खान ने डोमेस्टिक सर्किट में इस स्क्वाड में जो वेस्ट इंडीज टूर पे टेस्ट सिलेक्शन हो उसमें उनका इंक्लूजन हो। सरफराज खान को देखा जाए तो उनका काफी अच्छा डोमेस्टिक साइकिल रहा, उन्होंने काफी शतक बनाए। और उन्हें काफी बार निराश हुए उनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये देखता हूँ कि उनको, और उन्होंने बीच में जो आईपीएल खेला उनका आईपीएल अच्छा नहीं रहा। तो हमें एक लेकिन क्रिकेट हम की अगर बात। बात करें आईपीएल अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में रणजी में कंटिन्यू रन के जी जी जी। टेस्ट के बेसिस पे हमने कई पिछले टाइम में भी देखा है कि आईपीएल के बेसिस पे लोगों को टेस्ट में शामिल किया गया और वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप भी रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि टेस्ट में जी जी। ये तो मैं भी समझता हूँ कि जो भी इंडियन टेस्ट टीम में आता है उसे डोमेस्टिक खेल के ही आना चाहिए। क्योंकि डोमेस्टिक आप जब खेलते हैं तो आपको स्पिन का अंदाजा होता है, एशिया में स्पिन कैसा होता है, कितना टर्न होता है, आप कितना बेहतर खेल सकते हैं और एक बेहतर प्लेयर बन सकते हैं डोमेस्टिक खेल के। और सरफराज ने वो किया है। सरफराज की हम बात करें तो उन्होंने काफी रन बनाए हैं पिछले दो, मेरे ख्याल से पिछली 2 साइकिल में डोमेस्टिक की उन्होंने काफी रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए।
तो वो पिछले रिकॉर्ड जो देखे जाए उनके, तो एक मौका उन्हें मिलना तो चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए उन्हें मौका। क्योंकि पिछली जब वो सीरीज खेल रहे थे तो तब उन्हें लगा था शायद वो सेलेक्ट होंगे, पर वो सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो वो जिससे काफी निराश हुए थे। जो हमने न्यूज़पेपर में भी देखा या सोशल मीडिया में भी देखा कि उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया था कि मेरा भी वक्त आएगा। तो मुझे लगता है एक मौका उनका बनता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो बनता है उनका। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि सरफराज खान को वेस्ट इंडीज टूर से अच्छा कोई मौका हो नहीं सकता है कि खेलने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक दो अगर प्लेयर रेस्ट कर जाते हैं हमारे, तो यहाँ पे सरफराज खान का इंक्लूजन बहुत जरूरी है हमारी टीम में। तो इससे उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ उन्होंने रन किए हैं और आगे के लिए वो एक तरीके से तैयार भी हो सकते हैं। अगर हम स्क्वाड की बात करें, टेस्ट के स्क्वाड के लिए, तो क्या आप देखते हैं कि के एस भरत को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन शामिल अभी भी किया जाएगा? मुझे तो लगता है कि अगर मेरी नजरों से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें, हमें कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा विकेट कीपिंग का के एस भरत की जगह। क्योंकि हमने अभी तक जितना भी देखा उन्होंने बैटिंग से इतना इतना कुछ किया नहीं है अब तक, जितने भी उन्हें मौके मिले हैं बैटिंग से अभी तक एक भी परफॉर्मेंस नहीं आई है उनके। नए प्लेयर हैं, हाँ, उन्हें जरूर थोड़ा टाइम और लगेगा अभी समझने में, उभरने में। लेकिन हमें एक ऑप्शन तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी नजदीक है और हमें पूरी ये टेस्ट साइकिल भी देखनी है, और हमें एक बैट्समैन की भी जरूरत है जो हमें रन बना के दे। और और सूर्य कुमार यादव को आप कैसे देखते हैं? सूर्य कुमार यादव को हमने कुछ पिछली सीरीज में भी देखा है कि सूर्य कुमार यादव को स्क्वाड में शामिल किया गया, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने देखा कि पहले मैच में उनको मौका मिला, लेकिन वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आप देखते हैं कि कहीं सूर्य कुमार यादव को इस बार मौका मिलेगा इस स्क्वाड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ? मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा अभी टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो। क्योंकि मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव जिस तरीके का गेम खेलते हैं, वो बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि वो काफी अच्छे खिलाड़ी है, और हमने उन्हें परफॉर्मेंस करते हुए भी देखा है T20 में। तो अभी हमें टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश है जो टीम को, जिस तरीके से एक साइड विकेट गिर रहे हो तो एक एक तरफ से वो खड़ा होकर रन बना सके भारत के लिए। तो सूर्य कुमार यादव को हम जानते हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेटर है, वो अटैक करके ही खेलते हैं। और हमारे पास मुझे लगता भी नहीं है कि हम उन्हें स्क्वाड में अभी फिट कर पाएंगे किसी की जगह। और आप चेतेश्वर पुजारा का कोई रिप्लेसमेंट देखते हैं इस समय हाल फिलहाल के टाइम में अभी कोई? हाल फिलहाल के टाइम में अगर पुजारा का, मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय कोई रिप्लेसमेंट है। जी। क्योंकि पुजारा जिस तरीके से खेलते हैं वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, हमें पता है ये। और उन्होंने जितनी बीते हुए समय में बहुत सी ऐसी पारियां खेली, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे किसी और भी कंट्री में हो, उन्होंने बहुत संयम से अपनी पारियां खेली हैं, बहुत रन बनाए हैं भारत के लिए। तो हमें एक ऐसा खिलाड़ी तो हमेशा ही चाहिए टीम में जो एक एक साइड से खड़ा हो सके। और अगर देखा जाए, क्या इंडिया, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही एक थर्ड नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन देखें जो थोड़ा टिक के खेल सके, आगे तक खेल सके। क्या हम इंग्लैंड की अप्रोच नहीं अपना सकते? क्योंकि इंग्लैंड में इस समय ऐसा कोई भी प्लेयर वो नहीं चाहते कि कोई जो है हमेशा डॉट बॉल खेलता रहे और लंबा खेलता रहे, वो बस चाहते हैं अटैकिंग खेले। क्या हम थोड़ा इंडियन जो टीम्स है वो थोड़ा टैक्टिक्स नहीं चेंज कर सकते कि थर्ड प्लेयर पे अगर कोई प्लेयर नहीं है तो कोई ऐसा प्लेयर डाल दें जो थोड़ा तेजी से रन बनाए, जिससे कि बॉलर्स पे सीधा प्रेशर है? क्योंकि चेतेश्वर देखिए पुजारा का ऐसा कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है एक दो साल से जिससे उनके टीम मैं में आप जगह बने। अगर अटैकिंग क्रिकेट की बात करें वो भी टेस्ट क्रिकेट में, तो इसके फायदे भी और नुकसान भी उतने ही है, जैसा हमने पहले मैच में देखा भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, कि इंग्लैंड को एक नुकसान भी उठाना पड़ा उस चीज का। तो मैं नहीं मानता कि टेस्ट क्रिकेट में, हाँ, जरूरत के समय आप अटैकिंग खेलें,
लेकिन आप रेगुलर इसी बेसिस पे खेलें, ये मैं नहीं समझता ये सही है, क्योंकि आपको कभी कभी आपके हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको एक तरफ से टिकना पड़ता है, क्योंकि अगर स्विंगिंग कंडीशन है तो दूसरी तरफ से मान लीजिए विकेट पे विकेट गिरे जा रहे हैं, तो उस वक्त आप अटैक करके नहीं खेल सकते ज्यादा। आपको बिल्कुल। एक समय ऐसा भी आता है टेस्ट क्रिकेट में जब आपको बड़े संयम से खेलना पड़ता है, और टेस्ट क्रिकेट गेम ही संयम का है। तो आप टेस्ट क्रिकेट को आपको 5 दिन, तो 5 दिन का गेम होता है, तो आपको 5 दिन कैसे बिताने हैं ये देखना ही देखना है। तो मेरे ख्याल से इस समय जो टाइम चल रहा है वो इन दोनों का मिक्सचर हो गया है कि टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग भी होनी चाहिए और थोड़ा डिफेंस भी होना चाहिए। तो अगर हम ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें जो वेस्ट इंडीज टूर्स पर जा सकते हैं, तो उनमें हमारे 3 ऑलराउंडर्स तो पूरे श्योरिटी के साथ जा रहे हैं, जिनमें अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा और अश्विन का तो तय है। अगर पेस बॉलर्स में आप देखते हैं तो वो कौन हो सकते हैं पेस बॉलर्स में? पेस बॉलर में जो काफी पिछले समय से हमारे साथ चल रहे हैं हमारी टीम के साथ, अगर मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज के अलावा हम और बाकियों को देखें, तो मैं देखना चाहूंगा जयदेव उनादकट को और ईशांत शर्मा को। इन दो बॉलरों को मैं पेसर के रूप में टीम में देखना चाहूंगा, क्योंकि हमें बैकअप तो रखना ही रखना है बॉलर का, क्योंकि इस समय इस साइकिल में हमें सेनास कंट्री में भी खेलना है फिर से हमें। तो पेसर तो अब चाहिए ही चाहिए भारत को इन दोनों के अलावा। और मैं वापसी देखना चाहूंगा ईशांत शर्मा की। देखिए, अगर समी और सिराज की बात करें तो वो लोग भी कंटिन्यू खेलते ही आ रहे हैं, कंटिन्यू जी जी। खेलते ही आ रहे हैं, उन्हें भी ऐसा कोई रेस्ट नहीं मिला। और एज ए फास्ट बॉलर आपको कुछ बीच बीच में आपको रेस्ट चाहिए भी होता है, जिससे कि आपकी बॉडी फ्रेश रहे। तो हो सकता है कि यहाँ पे समी या सिराज में से किसी एक को ब्रेक दिया जाए, या हो सकता है दोनों को ही ब्रेक दिया जाए। तो उस हालात में ऐसे कौन से बॉलर्स हमारे हो सकते हैं जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं? जैसा फिर आपने बताया, वो नटखट है और ईशांत शर्मा है, लेकिन उसके अलावा फिर हमारे पास घूम फिर के वही चीजें आती हैं जिसमें उमेश यादव होते हैं, हो सकता है आवेश खान हो, और भी एक दो कुछ नए चेहरे हो सकते हैं उसमें। लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि सिलेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा होगा। जी जी। और मुझे लगता है हमें एक किसी नए पेसर को भी इस वक्त हमें चांस देना चाहिए। आईपीएल से क्या आप हमें। समझते हैं कि इसमें दीपक चाहर को हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, दीपक चहर, हम सब जानते हैं दीपक चहर बॉल को कितना अच्छा स्विंग कर सकते हैं दोनों तरफ। वो भी हमने काफी बीते समय से उन्हें भारत के लिए खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनके इंजरी रही है। लेकिन उनकी अब वापसी का समय आ गया, मुझे लग रहा है वो मेरे ख्याल से फिट है, आईपीएल खेला है उन्होंने, और वो भी अब चाहेंगे कि मैं भारत के लिए वापस खेलूं। और दीपक चहर एक हमारे अच्छा ऑप्शन है हमारी टीम के लिए, क्योंकि और खासकर कि विदेशी धरती पर, क्योंकि हमने उन्हें स्विंग कराते हुए काफी देखा है। और वो भी चाहे कैसा भी बॉल हो, वो दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं आराम से। दीपक चार मेरे ख्याल में एक ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों डिपार्टमेंट में फिट बैठते हैं इंडिया के लिए, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर हम बैटिंग की बैटिंग बात हो। करें। जी जी। और तीनों फॉर्मेट में भी वो काम कर सकते हैं, चाहे ओडीआई और टी20 से, क्योंकि टी20 और ओडीआई में तो हमने उन्हें ऑलरेडी देखा है, और जितने मौके मिले उसमें उन्होंने अच्छा करके भी दिया है इंडिया के लिए। लेकिन टेस्ट में हम चाहते हैं कि उसमें भी उनको मौका मिले और उसमें भी अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि चाहर में एक वो कैपेबिलिटी है, एक स्पार्क है जिसको वो साबित कर सकते हैं कि एक फ्यूचर प्लेयर की तरह है वो। और आप फिर बैटिंग में कैसे देखते हैं, अगर बैटिंग की बात करी जाए? क्योंकि 15 मेंबर्स का स्क्वाड होगा, जिसमें कि हमारे 4 पेसर्स हो सकते हैं, हमारे ऑलराउंडर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बचे हुए हैं वो हमारे बैट्समैन ही रहेंगे। तो बैटिंग में आप किन किन को देखते हैं फिर? बैटिंग की बात करें तो अगर रोहित शर्मा और गिल, अगर किसी सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है यही टीम जाएगी जो वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी अभी, डब्ल्यूटीसी का। जी। अब बाई चांस अगर किसी को रेस्ट मिलता है तो इसमें मुझे लगता है कि जायसवाल भी जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें फाइनल में साथ रखा गया था। और अभी अय्यर, जैसा कि अय्यर इंजरी है, अभी अय्यर भी नहीं वापसी कर सकते, तो हमें मिडल ऑर्डर में एक बैट्समैन भी चाहिए। और और हमें कीपर भी चाहिए।
केएस भारत को लेके भी जाते हैं तो हमें एक और कीपर चाहिए ही चाहिए। वरना मैं इन लोगों को देखता ही हूँ, रोहित शर्मा, गिल, पुजारा, विराट कोहली, रहाणे, और अगर इसमें हार्दिक पांड्या भी जुड़ते हैं तो काफी अच्छा बैलेंस रहेगा टीम का। और मैं कीपर देखना चाहूंगा कि इंडियन टीम कीपर किसे लेके जाती है इस बार अपने साथ। और जहां तक अगर बात कही जाए तो इंडियन टीम जो हमेशा ही एक्सपीरियंस को वैल्यू देती है हमेशा ही एक तरीके से। तो जिस हिसाब से हम पिछले 2 सीरीज देखते आए हैं तो उसमें श्रीकर भरत को कंटिन्यूअस मौके दिए गए हैं। तो हम एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सीरीज में भी शायद वो केएस भरत को आगे लेके जाए। और बैकअप बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं हमारे ईशान किशन ही, शायद ही साथ उनके साथ चलेंगे। जिस तरीके से, हाँ लगता तो यही है कि बीसीसीआई केएस भरत को ही लेके जाएगा, उन्हें ही मौका देगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना हो कि आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बेहतर कौन कर सकता है एज अ विकेट कीपर और एज अ बैट्समैन। तो बीसीसीआई जी को कहीं ना कहीं ये देखना ही पड़ेगा कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन है। क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देखें तो हमें विकेट कीपर, जब से पंत गए हैं तो विकेट कीपर बैट्समैन ने मेरे ख्याल से, हमने चाहे ईशान किशन को ट्राई करा हो, चाहे केएस भरत को ट्राई करा हो, इन्होंने बैटिंग में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया अभी तक। जी। तो बीसीसीआई को अब ये देखना होगा कि हम कीपर किसको लेते हैं और हमें बैटिंग से वो रन बना के भी दे। क्योंकि आप सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर टीम में नहीं खेल सकते हैं, बैटिंग चाहिए ही चाहिए, टीम को आपसे रन चाहिए ही चाहिए। तो दो ही विकेट कीपर हमारे साथ जाएंगे शायद इस वेस्ट इंडीज टूर पे, और भारत और ईशान किशन, क्योंकि उनके अलावा आसपास या पीछे कोई ऐसा है नहीं जो उनको अभी इस समय रिप्लेस कर सके, जब तक ऋषभ पंत वापस नहीं आ जाते हैं इतनी इंजरी से। और अभी काफी देखा जाए तो काफी इंजर्ड प्लेयर्स हैं इंडिया के, जैसे जसप्रीत बुमराह हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं और पंत है, जो कि हमारे मेन प्लेयर्स हैं। अगर ये इंजरी से वापस आते हैं तो इनकी कहीं ना कहीं ऑलरेडी अपनी टीम में जगह बनती है, लेकिन इस समय ना जी होने की वजह से इंडियन टीम का थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा रखा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी वापसी करेंगे और जिससे कि इनकी टीम में वापसी और इंडियन टीम्स को आगे अच्छा परफॉर्म करके दें। और अगर हम CWC क्वालिफायर की बात करें तो इस समय काफी रोमांचक मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें कल सिकंदर रजा ने माफ कीजिएगा, परसों सिकंदर रजा ने जबरदस्त पारी खेली थी और कल आयरलैंड आयरलैंड ने को स्कॉटलैंड ने हरा दिया। तो मतलब एक तरीके से एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं वहां पे। बहुत, मैं ये कहूंगा बहुत टक्कर के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं हमें क्वालिफाई के लिए। चाहे हम स्कॉटलैंड आयरलैंड का देख लें, चाहे हम नेपाल, नेपाल कितना अच्छा खेल दिया, मैं ये देख के कि नेपाल जैसी टीम इस समय बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। जी। और चाहे ओमान ने लगातार 2 मैच जीत लिए हैं, आयरलैंड को भी उन्होंने हराया, कल मेरे ख्याल से कल यूएई को शायद उन्होंने हराया। यूएई को हराया था कल। वो 4 पॉइंट लेके अब टॉप पर आ चुके हैं अपनी टेबल पे। और ये मुझे लगता जी है अब जी। उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। तो क्वालिफायर, और यहाँ से अगर आप देखते हैं कि ऐसी कौन सी 4 टीमें होंगी जो यहाँ से क्वालिफाई कर सकती हैं अपने ग्रुप से। देखिए वेस्ट इंडीज और श्रीलंका तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों टीम तो है ही हैं। जी बाकी जिस तरीके से अभी तक ओमान ने गेम दिखाया है और जिम्बाब्वे, मैं इन दोनों टीमों को देखता हूँ कि जिम्बाब्वे और ओमान ये 2 टीम रहेंगी जो क्वालिफाई कर सकेंगे। लेकिन स्कॉटलैंड को भी हम कम नहीं आंक सकते। स्कॉटलैंड को भी हमने देखा है कि कई अच्छी मैच खेलते हुए उन्होंने कल पहला मुकाबला भी जीता है। तो जिम्बाब्वे में तीन तीन टीमें तो मैं फिक्स समझता हूँ, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ये तीनों तो करेंगे ही करेंगी क्वालिफाई। अब बाकी एक जी। प्लेस के लिए लड़ाई है। एक प्लेस के लिए लड़ाई है और वो हो सकता है कि कोई भी टीम हो सकती है वहां पे, जो अच्छा जी जी। करके जाएगा वही आगे बढ़ सकता है। और इस समय देखा लेकिन जाए तो अच्छा तो ओमान ही कर रही है। ओमान के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो 2 लगातार मैच जीत चुके हैं।
अब से एक भी और मैच नहीं एक आ रहा है। एक और मैच अगर कहीं जीत जाते तो उसके बाद सीधा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उनका कंफर्म जी हो जी, जाएगा। उनका चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे जिस तरीके से अभी तक वो गेम खेलते हुए आए हैं। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि आयरलैंड जैसी टीम बाहर रह गई, स्कॉटलैंड जैसी टीम, नेदरलैंड जैसी टीम और ओमान निकल के आई है इस बार सामने। तो ये बहुत बड़ा, मैं बहुत ही अच्छा कहता हूँ। खेल लेगा। अगर एशियन कंट्रीज की बात करी जाए तो उसमें काफी अच्छा खेल खेला है नेपाल ने, यूएई ने, ओमान ने। मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है कि हाँ, आसानी से मैच जाने नहीं दिए गए हैं अभी तक। एक जी जी अच्छा उभर के टीमें आई हैं ये। और एशिया कप में अगर देखा जाए तो इनका इंक्लूजन अगले अगले सालों में होने वाले जो एशिया कप है, हो सकता है इसमें इनको डायरेक्ट एंट्री मिले और एशिया कप में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो और भी बढ़ सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल। जिस तरीके का ये लोग गेम दिखा रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि आयरलैंड ने पिछले समय में कितना कितना गेम खेला है। हर, मुझे लगता है बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, उन्होंने पिछले समय में हर बड़ी टीम से मैच खेला है। और उन टीमों को हराना, ओमान जैसी टीम ने आयरलैंड को हराया, तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और वो जिस तरीके से वो इस खेल रहे हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी वो बहुत अच्छा करेंगे। और आने वाले टाइम में हम जरूर इन्हें देखेंगे एशिया कप में। आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, नेपाल हो चाहे ओमान हो चाहे यूएई हो, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे और एशिया कप में भी हमें इन्हें देखने को मिलेगा जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित जी।